ओके, सो प्रीवियसली ईएमआई में जो हमने कवर किया हुआ था वो हमने डिफरेंट टाइप के ईएमएफ से कवर कर लिए हुए थे कि मोशनल ईएमएफ किस तरीके से जनरेट होता है। सो हमने पर्टिकुलर फ्लक्स के बारे में पहले डिस्कशन किया, फिर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ईएमएफ के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। और फिर हमने थर्ड में डिस्कस किया कि रोटेटिंग केस में किस तरीके से ईएमएफ निकाल सकते हैं, और काफ़ी सारे ईएमएफ हमने डिस्कस कर लिए। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों में। एक्चुअली आज हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा। मतलब देखें, सपोज एक सर्किट था और मैंने बताया कि यार ये सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन और एक कंडक्टर मूव हो रहा है। तो अगर ये कंडक्टर मूव हो रहा है, ये v स्पीड से जा रहा है आगे, तो अगर ये v स्पीड से आगे जा रहा है तो इस पे फोर्स भी तो लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स। बताएं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है अगर v स्पीड से कोई जा रहा है? QVB BLV। हाँ, QVB या फिर BLV, या मतलब जो भी सेम वर्ड है, या IBL, ये दो फोर्सेस है। चार्ज पे ये लगेगा, करंट पे ये लगेगा। तो बताओ अगर एक कंडक्टर आगे जा रहा है तो ऐसा कुछ उस पे चार्ज आएगा क्या? कुछ नहीं, नेट चार्ज तो अभी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये वाला फोर्स काम करेगा क्या? नहीं। तो अगर मैं सर्किट क्लोज कर दूं तो अब क्या होगा? ये आ जाएगा, बताएं। हाँ करंट आ जाएगा, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा भी है, करंट आ जाएगा। करंट आ जाएगा तो फोर्स लगेगा ना। अच्छा चलो बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अगर वो आगे मूव हो रहा है? तो करंट किस तरफ आएगी? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये पॉजिटिव बनेगा ना, हाँ राइट हैंड पाम रूल। और अगर ये पॉजिटिव बनेगा तो करंट आएगी इसमें ऐसे। अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है तो बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? एक वायर जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, बताएं फोर्स कहाँ लगेगा? राइट हैंड रूल, लेफ्ट साइड। थंब करंट की तरफ, फिंगर्स इनटू द प्लेन, फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट। तो देख रहे हो अपोज करने लग गया फोर्स। मतलब अगर आपने v स्पीड से थ्रो कर दिया तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? स्लो होने दो। स्लो। बस यही हमें आज स्टडी करना है कि यार वो कितना स्लो होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा। सो सिनेरियो समझ आया कि नहीं सबको, कि स्लो क्यों होगा वो? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वहां पे काम करने लगेगा। तो चलो देखते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है। बट किस में, किस पर्टिकुलर चीज में हम इफेक्ट देखने वाले? मूविंग कंडक्टर में। सो बेसिकली हम इफेक्ट कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? मूविंग कंडक्टर विद क्लोज्ड सर्किट। ओके, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगा तो करंट ही नहीं आएगी ना, क्लोज्ड सर्किट। तो हमें ये बेसिकली हमें ये वहां पर स्टडी करना है। अच्छा, तो देखिए क्या इफेक्ट होगा इसमें। देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, केसेस के फॉर्मेट में हम सीखेंगे। केस नंबर वन, केस नंबर वन, व्हेन थ्रोन, व्हेन when thrown with initial speed v नॉट। अगर आपने थ्रो कर दिया इनिशियल स्पीड v नॉट से तो क्या सिचुएशन होगी? तो बना लेते हैं यार सेटअप। लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ओके। ये हमारा सेटअप है, ये रेजिस्टर है और ये इनफाइनाइट लूप है। मतलब डिस्टेंस की टेंशन मत ले लेना कि डिस्टेंस छोटी पड़ जाएगी। और ये हमारा वो कंडक्टर है, हुक है, स्लाइडर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसे इनिशियली वी नॉट स्पीड देके थ्रो कर दिया है। समझ आया क्वेश्चन सबको? अब बताओ सिचुएशन क्या होने वाली है? क्या
हमें पता है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा और वो क्या करेगा, इसे स्लो डाउन कर देगा। समझ आया सबको? तो सबसे पहले निकालेंगे क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, बताएं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस वायर पे, अगर मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ कितनी है, एल है, बताएं। L अगर V इसकी लेंथ या, तो फॉर्मूला क्या है भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वी बी एल। कोई डाउट? अच्छा, तो ये हो गया वी बी एल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव किस तरफ आएगा, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो होगी? डन? किसी को कोई डाउट करंट में? नहीं ओके, नहीं। गुड गुड। सो लेट्स से ये हमें पता चल गया कि इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होने वाली है, आए। इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है, करंट की कितनी हो जाएगी बताएं, आए ई बाई आर, तो क्या होगा वी बी एल बाई आर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं। अब अगर करंट आ गया तो हम ये निकाल सकते हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आई बी एल। कोई डाउट? नहीं। ओके, वेरी गुड। सो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब बताओ ये इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन बना लेते हैं यार। वो जो स्लाइडर है वो कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में वी नॉट से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। तो करंट किस तरफ डेवलप हुई है इसमें, इस डायरेक्शन में। इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में, एफ मैग्नेटिक। तो बताओ ये मैग्नेटिक एक्सेलरेटिंग है, रिटार्डिंग है? रिटार्डिंग रिटार्डिंग फोर्स रिटार्डिंग। है, बहुत अच्छी बात है, इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स। क्लियर? तो इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स। तो अगर रिटार्डिंग फोर्स है तो मुझे नेगेटिव लगा के रखना चाहिए इसके एक्सेलरेशन को। तो देखें, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो देखें, एफ मैग्नेटिक को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द कंडक्टर इनटू ए इज इक्वल टू माइनस आई बी एल लिखेंगे ना अब। तो कितना आ जाएगा रिटार्डेशन, माइनस आई बी एल बाई एम। किसी को कोई डाउट? ये मैंने नहीं। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कैसा आने वाला है, नेगेटिव रिटार्डिंग। रिटार्डेशन टाइप का, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ, इट इज डायरेक्शन विच इज रिटार्डेशन। अच्छा यार, एक्सेलरेशन आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यार स्पीड कितनी स्लो होगी। आप समझ रहे हो, हमारा टारगेट है मेन स्पीड स्लो निकालना। तो ये तो आपको समझ आया कि इसकी स्पीड स्लो होने वाली है, कितनी स्लो होगी ये निकालना है। तो चलो यार सॉल्व कर लेते हैं। क्या, ए इज इक्वल टू माइनस आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वेयर, वेयर आई कितना है, ई VBL बाय आर। ई का कितना है, वी बी एल। सो ई है वी बी एल बाई आर। डन? तो अगर आई रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, वी बी एल बाय आर इंटू बी एल बाई एम। तो कितना आएगा ये आएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू एम। एम मतलब क्या है, मास मास। किसका मास है, कंडक्टर मास ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का। ओके, मास ऑफ दैट कंडक्टर। चले, बहुत बढ़िया। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया तो कुछ याद आ रहा है क्या, अगर एक्सेलरेशन पता हो तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? V is equal
याद आ रहा है कुछ? अगर एक्सेलरेशन ऐसा वेरिएबल हो, वेलोसिटी, क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वी इंटीग्रेट बाई डी टी, और इंटीग्रेट कर देंगे फिर। सो ये होगा माइनस वी। यार ये जो बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम, ये सब कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्या लग रहा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में ही कांस्टेंट। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेरिएबल हो जाएगी तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना टफ हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, तो लेट से इस कांस्टेंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, के। तो डाउट में नहीं रहना है, याद रख लेना, ये चाहिए तो एकदम हाईलाइट करके स्टार मार्क करके याद रख लो। वेयर के का मीनिंग क्या होता है? के का मीनिंग क्या होता है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एम। चले यार अब इंटीग्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो dv को इधर रखेंगे तो v किस तरफ लेके आएंगे? इस तरफ लेके आएंगे ना v, क्योंकि dv के साथ v रखेंगे माइनस k इंटू डी टी। कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके गुड, अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं। चलो बताओ लिमिट क्या लगाएंगे, कैसे लिखेंगे? जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी? वी नॉट v नॉट, और जब टाइम t पहुंच गया तो लेट से स्पीड बची कितनी? v। V तो यार अब बताओ यार, 1/v का क्या होता है डिफरेंशिएशन? एल एन एल एन वी। ये v नॉट टू v तक स्पीड है इज इक्वल टू माइनस k तो रहेगा ही, dt का क्या आएगा? t। ठीक, तो देख लो यार क्या आएगा, एल एन वी माइनस वी नॉट, तो एल एन वी बाई वी नॉट आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के टी। अब यार पता ही है एल एन को ई टू द पावर में कैसे लिख सकते हैं, सो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। समझ आया? फाइनल आंसर कितना इजी दिख रहा है। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताई है वो तो याद रखना है, प्रोसेस से ज्यादा है आंसर याद रखना है। क्या कि स्पीड कैसे कम होने वाली है? exponential एक्सपोनेंशियल। स्पीड will decrease exponentially. एक्सपोनेंशियली। कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर मैं स्पीड का ग्राफ बना दूं तो देखो वो ग्राफ कैसे दिखने वाला है फिर। तो लेट से उसने वी नॉट से स्टार्ट किया और धीरे धीरे टाइम के बाद डिक्रीज होगी। चलो बताओ किसी को कोई डाउट? ये केस समझ में आया पक्का? हाँ याद हाँ रहेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेयर के, वेयर वी नॉट इज इनिशियल स्पीड, और के मतलब क्या है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एम। कोई डाउट? नहीं। पक्का केस वन सबको समझ आ गया? अच्छा केस वन बताए था क्या? कोई मुझे विदाउट रीड किए बता सकता है केस वन एग्जैक्टली कर क्या रहे थे हम? Shown with the speed v naught. हमने उसको बस वी स्पीड से थ्रो कर दिया था। समझ आ रहा है क्या किया था? वी स्पीड से थ्रो कर दिया था, मतलब छोड़ दिया कि जहां जाना है जाओ, कितना दूर तक जा पाओगे। समझ आया? हाँ हाँ अच्छा, अगर यार मैं अभी डिस्टेंस कैलकुलेशन आपसे पूछ लूं तो आप कर पाओगे? यार वी दिया है तो डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? हाँ हाँ. चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। तो वो क्या हो जाएगी यार, v को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी जस्ट v नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो बस आपको इंटीग्रेट कर देना है, ds विल बी v नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी डी टी। क्लियर? और इसका मतलब s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? वही रहेगा। क्लियर?
तो इस तरीके से हम पोजीशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी कवर होगी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, चले। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा पॉइंट हो गया। अभी केस 2 देखते हैं। केस 1 फिर से बताएं। केस 1 में हमने क्या किया था? थ्रोन विथ वी नॉट। थ्रो किया था। ठीक, तो आपको केसेस याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे इसे, जो मैं समझा रहा हूँ। आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया है। क्लियर? आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही काम बनेगा। तो उस बार हमने क्या किया था? थ्रो किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? उसे मूव करा रहे हैं। अब हम उसे मूव करा रहे हैं एफ कांस्टेंट से। समझ आया क्या? क्या कर रहे हैं? पहले हमने थ्रो कर दिया था तो स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट फोर्स से पुल करेंगे। सो व्हेन पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स, ओके, पॉइंट समझ में आया किसी को? कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके, अब देखो होगा क्या। होगा क्या कि आपको पता है कि एज फोर्स इज देयर, फोर्स इज पॉजिटिव, तो मतलब क्या आ जाएगा उसके पास? एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन आ गया तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो। इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड 0 थी। हम कुछ और भी मान सकते हैं, बट मान लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो लेट्स से v initial सो लेट्स से v initial इज 0। तो अभी v बढ़ने लगेगा, तो क्या बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा क्या? नहीं। विल v टेंड टू इनफाइनाइट? नहीं, नो। क्यों? फोर्स बैलेंस हो सकते हैं बाद में। हाँ। कौन? जैसे ही v बढ़ रहा है v इनफाइनाइट नहीं जाएगा। क्यों? v बढ़ेगा तो स्पीड आ गई ना। और अगर v बढ़ने लगा, देखिएगा मैं रिलेट करता हूँ, अगर v बढ़ने लगा तो वहां पर क्या जनरेट होने लग जाएगा? अगर v बढ़ने लगा तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, पहले ईएमएफ जनरेट होगा। समझ आया? क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ अगर जनरेट हुआ तो फिर क्या आएगी वहां पर? करंट। Correct. हाँ। करंट बढ़ेगी तो वहां पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि बढ़ता रहेगा। क्लियर? तो एक टाइम तो आएगा ना जब ये मैग्नेटिक किसे, इसे बैलेंस कर लेगा। समझ आया? हाँ। तो कब तक वो इंक्रीज होता रहेगा? V will keep on increasing, keep on increasing until F magnetic balances F कांस्टेंट अप्लाइड जो है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? भाई नहीं। बात समझ हो? तो यही पूछा जाता है, फाइंड द वी मैक्स। तो आपको पता चल गया कब होगा वी मैक्स? व्हेन एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ अप्लाइड। क्लियर? हाँ। हाँ। चलो बहुत अच्छा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताएं फिर क्या हो जाता है? अरे अभी तो डिस्कस किया था, क्या होता है? IBL. IBL। आई बी एल। और ये तो भाई अपना फोर्स एफ गिवन है। अच्छा, आई को फिर क्या लिख सकते हैं? VBL। बीबीएल। बी एल ई एम एफ बाई आर। क्लियर? हाँ। हाँ। चलो बहुत अच्छा। तो इसका मतलब यही तो भी है ना हमारा। हाँ। v इज इक्वल टू, देखो क्या दिखेगा?
एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यही हमारा क्या है, वी मैक्स है। किसी को कोई डाउट अभी? समझ आया हाउ टू फाइंड वी मैक्स? हाँ सर। ओके, बहुत ही अच्छा। और बेटा रट लो इसे, एग्जाम में ऐसे करते नहीं रहना है। एग्जाम में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया, आपने तुरंत वी मैक्स लिख दिया। समझ आया? आपको क्वेश्चन में दिया और आपने तुरंत लिख दिया उसे। अच्छा, ये तो वी मैक्स है, हमें पता है कि वी मैक्स होगी, बट इसका मतलब ये है कि ये एफ मैग्नेटिक वी को स्लो डाउन कर देगा ना, क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है ये जो हमारे पास स्लाइडर था, ये इस पे हम लगा रहे थे एफ कांस्टेंट, और पीछे एक लग रहा था एफ मैग्नेटिक। क्लियर? तो वी जितना फास्ट बढ़ना चाहिए उतना फास्ट बढ़ेगा क्या? नहीं, और एक टाइम बाद रुक जाएगा बढ़ना। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये होगा कि जो v होगा वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, बट थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज v max 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। ये रिलेशन हमें याद रखना है। मतलब क्या, ये रिलेशन बता क्या रहा है, देखें, ये रिलेशन बता रहा है हमें कि इनिशियली स्पीड क्या थी, 0, और फिर बाद में स्लोली बढ़ना कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स बहुत बैलेंस कर लेगा और एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज़्यादा पहुंचेगी ही नहीं। सो यही हमारी क्या बन जाती है, वी मैक्स। समझ आया? और इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर से। किसी को कोई डाउट? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डिराइव कैसे करते हैं। बेटा मैंने पहले बताया, याद करो, एग्जाम में डिराइव नहीं करते रहना है, दोनों चीजें याद रखना है, वी मैक्स याद रखना है, ये भी याद रखना है। चलो अच्छा, कौन बता सकता है के क्या है यहाँ पर? के बिना देखे कौन बता सकता है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर आर एम। वेरी गुड यार, तुम लोग तो मतलब सही है, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें याद रखना है वो चीज कि वेयर के इज इक्वल टू क्या है हमारा, के वही रहेगा। और वी मैक्स याद हुआ सबको, क्या है वी मैक्स बताएं, देखें। एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। वेरी गुड, एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बहुत ही अच्छे। अभी याद है बेटा, 2 दिन बाद फिर भूल जाएगा। सो इस टाइप की चीजों को क्या करते रहना है, क्विक रिवीजन। कभी भी ईएमआई का टेस्ट हो, कभी भी ईएमआई का टेस्ट हो, ये केसेस सारे तुरंत एक बार पढ़ लेने। चले, अच्छा, एक बात मैं बोल रहा था कि डिराइव कैसे हुआ, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं हिंट दे देता हूँ कि डिराइव किस तरीके से होगा। व्हाट इज द नेट फोर्स, ये स्पीड देगा ना, व्हाट इज अवर एफ नेट, वो क्या होगा, एफ अप्लाइड माइनस एफ मैग्नेटिक। क्लियर है भाई सबको? एफ नेट को क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, ये तो एफ रहेगा, और मैग्नेटिक को क्या लिख सकते हैं, वी आई बी एल। ठीक है, और आई को भी लिख सकते हैं एम इंटू ए इज इक्वल टू एफ माइनस आई को लिख सकते हैं वी बी एल, सो वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ठीक, ये हो गया। अभी हमें एक्सेलरेशन को क्या लिख लेना चाहिए, अगर हमें स्पीड फाइंड करना है, dv बाई डी टी। सो इसे m इंटू क्या लिख देते हैं, dv बाई डी टी। अब देखो क्या करना चाहिए, m वाले को इसके साथ सॉल्व कर देना चाहिए। तो m को डिवाइड में ले आएंगे और dv के अपॉन में ले आएंगे। सो dv अपॉन, सॉरी पहले एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ मैं, dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एम।
क्लियर। अब दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। dv बाय एफ आर माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर एम इंटू डी टी, सॉरी डी टी बाई आर एम। अभी क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है बस, समझ आया। तो मैं यार इसको इंटीग्रेट करके आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ। इंटीग्रेट करेंगे, कॉमन लेंगे, फाइनल आंसर ये आता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पैटर्न समझ आया? हाँ सर। और किसी को डाउट तो नहीं ना? दोनों केसेस अच्छे से समझ आ गए? हाँ ठीक है, सर। केस नंबर 3 देख लेते हैं। अगर यही सिनेरियो कैपेसिटर लगा के किया जाए, ओके when pulled with constant force while capacitor is present, मतलब एक कैपेसिटर प्रेजेंट है तो क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ा सा फिगर चेंज कर देते हैं, आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको फिगर बदल जाएगा ना, सर्किट तुरंत आपका बदल जाएगा कि पहले रेजिस्टर कनेक्टेड था, अब क्या दिखेगा, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर अगर कनेक्टेड है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। डन। ओके, कांस्टेंट फोर्स से जो है पुल कर रहे हैं और पीछे एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी। ठीक है, तो कैपेसिटर का सॉल्विंग करने से पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कुछ यार, कि कैपेसिटर में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी इसमें, तो कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ना। क्लियर। हाँ। तो कैपेसिटर देखे कैसे चार्ज होगा, कैपेसिटर का क्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हाँ। डन। हमें करंट है निकालना है, तो Q इंटू सी इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, V बी एल। कोई डाउट? अच्छा, अब करंट इंड्यूस्ड चाहिए, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो क्या निकालेंगे, डी क्यू बाई डी डी टी। अच्छा, अब देखो सब लोग कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कौन सिर्फ वेरी करने वाला है, स्पीड। क्लियर। तो यार dv बाई dt मतलब क्या चीज होता है, Acceleration. एक्सेलरेशन। सो सी बी एल इंटू ए, ये हमारी हो गई करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर। सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स अब निकाल सकते हैं। ये थोड़ा मैं यहाँ पे इंड्यूस्ड लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि ये कौन सी करंट है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स बताएं कितना हो जाएगा, आई बी एल। तो आई बी एल क्या हो जाएगा, बी सॉरी सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। मैग्नेटिक फोर्स सबको समझ आया। तो इसका मतलब यार देखो कि उधर पे तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ v पे डिपेंड कर रहा था, इधर पे मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर बनाऊं, ये कंडक्टर को यहाँ पे कंसिडर करूं, तो इस पे जो F कांस्टेंट लग रहा है वो तो ठीक है, F कांस्टेंट, F अप्लाइड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो खुद डिपेंड कर रहा है किस पे, उसके सेल्फ एक्सेलरेशन पे। लेट्स से नेट एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, आगे की तरफ। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ मैग्नेटिक। किसी को कोई डाउट? अच्छा, नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू उसका प्रेजेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस मैग्नेटिक फोर्स को इसमें क्या लिखते हैं, सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए।
समझ आया सबको? तो ये एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर आ जाता है, तो इसको लेफ्ट में ला सकते हैं ना। तो अब देखो इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत पड़ी क्या? नहीं, वहां पे v आता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। यहाँ पे तो देखो a फिक्स आने वाला है। क्या? a अगर हम कॉमन ले लें, मतलब एम ए प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए इज इक्वल टू एफ। तो देखो a इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। मतलब हमें जो लग रहा था कि कैपेसिटर में और टफ बन जाएगा, नहीं, और इजी बन गया। क्या? द कंडक्टर विल मूव विद, constant यस, विल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बताओ v कैसे निकालते हैं देन? कोई डाउट किसी को इसमें? अगर कांस्टेंट है तो ये इनिशियली हम मान के चल रहे कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखो v क्या आ गया भाई? v आ गया एफ अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू जस्ट टी। कोई डाउट? तो बताओ यार फंक्शन कैसा बना यहाँ पर v का? वहां पर तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बना था, यहाँ पे क्या बनने वाला है? जस्ट स्ट्रेट लाइन। Linear. लीनियर। तो इसका मतलब अगर कैपेसिटर लगा के देखोगे ना वेलोसिटी, तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। तो क्या कभी वी मैक्स फाइंड कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं। वी मैक्स मतलब क्या? टेंस टू इंफिनिटी, ऑलवेज मूविंग रहेगा वो। कोई डाउट? तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, निकाल के दिखाओ क्या? क्या लिख लेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं सर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि कैपेसिटर की केस में डिस्टेंस कैसे। तो मैं तीनों केसेस एक बार रिव्यू करता हूँ, आप लोग एक बार देखें, कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत बताएंगे। केस नंबर 1, जब हमने इनिशियल स्पीड v नॉट से थ्रो किया, बताओ क्या होने वाला है रिजल्ट? बताएं, जब हम v नॉट से थ्रो करेंगे क्या होने वाला है? बीच में रुक जाएगा। बीच में रुक जाएगा। स्पीड कभी एग्जैक्ट जीरो होगी क्या? नहीं। कैसी स्पीड होगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। क्लियर? स्पीड कैसे होगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। v नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। के क्या है? समझ आया? b square हाँ। हम्म। जब एक फोर्स से पुल करेंगे तब क्या होगा? तब आएगा सेटअप ये। समझ आया? magnetic हाँ। हाँ 1 माइनस ई टू दी पावर का फंक्शन होगा और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। हमने ऐसा देखा ना, सैचुरेशन कर्व, एक टाइम के बाद सैचुरेट होंगे एग्जैक्ट। ये रेड वाला इसके ऊपर नहीं ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट है कि जस्ट यहाँ तक पहुंचेगा। ये वी मैक्स भी हमें पता चल गया, वी मैक्स कितना हो जाएगा। डन। केस 2 समझ आया? हाँ सर। ओके। केस 3, कैपेसिटर लगा होगा तो और टेंशन ही नहीं लेनी है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्टली स्पीड निकाल सकते हैं टी से मल्टीप्लाई करके, इंक्रीज ही होता रहेगा। डन। हाँ। गुड। तो चले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि यूज कैसे होने वाले हैं। अच्छे से आप लोग देखेंगे और जिन लोगों ने सीखा है वो अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। चले।
चले, तो क्वेश्चन समझ आया क्या? एक दो रजिस्टर का सेटअप है और एक फ्रीली हमने एक वायर को गिरा दिया है, एक रॉड को गिरा दिया हुआ है। तो बताओ इस पे क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। और अच्छी बात है कि ग्रेविटेशनल कैसा होता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो होता है, कांस्टेंट होता है। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये क्वेश्चन कौन सा बन गया है, एफ अप्लाइड इज कांस्टेंट। और कितना है वो, एफ कितना है, एम जी जितना है। अच्छा अच्छा बताओ आर इस सर्किट का कितना है? R/2। हाँ, तो ये भी गलती नहीं करना है इसमें। इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना होगा, R/2। क्लियर? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज लाइक कि बैटरी ये बनेगा और एक रेजिस्टर इधर लगा है, एक रेजिस्टर इधर लगा है। तो बेसिकली ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहे हैं। तो ये बेसिकली पैरेलल है। तो यार अब देखो, मुझे लगता है आप लोग को याद होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बताओ वी मैक्स कितना होगा, फॉर्मूला बताओ वी मैक्स। FR/B²L²। एफ आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो बेटा इसका मतलब आर यहाँ पे क्या रखना है, आर इक्विवेलेंट। चलो बताओ एफ कितना है, mg। आर कितना है, R/2। R/2। आगे आंसर की नहीं? हाँ। तुरंत हाँ। एकदम ऑप्शन देखते ही मार्क कर दोगे ना? हाँ सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन। बताओ भाई फंक्शन क्या होता है? स्पीड का Vmax into 1 minus e per k minus kt। बस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो अगर मैं इसे और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं इसे, एम जी आर बाई 2b² L² 1 माइनस ई टू द पावर, बताएं भाई के क्या होता है? B²L²/Rm। सो अब एक गलती यहाँ हो सकती है, क्या? R आर, आर क्या होना चाहिए, R/2। आर इक्विवेलेंट। तो मतलब R/2। समझ आया? ये गलती हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रखेंगे इसको भी। के में भी यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे साइड पे ही लिख लेंगे ना, वेयर के इज इक्वल टू था B²L² R इक्विवेलेंट इंटू एम। क्लियर? और वो क्या था, B²L² R इक्विवेलेंट खुद था R/2। डन। तो के की वैल्यू हमारी आ गई, के की वैल्यू आ गई 2B²L² कोई डाउट क्या किसी को? समझ आया? डायरेक्ट लिख दोगे अब? हाँ। चले एक और एग्जांपल दे देते हैं, किसी को डाउट हो तो बता दो यार। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा ये वाला एग्जांपल। चले मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा सबको। बताएं क्या सिचुएशन है इसका, मतलब इस केस में वी इनिशियल अगर इनिशियली जो है रेस्ट पे है, ओके उसके बाद बताएं किसी टाइम बाद क्या हो जाएगा, वी वी मैक्स कितना होगा पहले बताइए।
FR by FR by B square L. FR बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अच्छा मैंने बी नहीं दिया दो तीन केस है। सपोज एक बार बी दे दिया है कि इस सरफेस पे इनटू द प्लेन है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखना यार, अलग हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा ये क्वेश्चन। और इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर पैटर्न में। ओके दो क्वेश्चन करेंगे हम, दोनों में मैं प्रॉपर सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। लेट्स से सेकंड क्वेश्चन में सेकंड सेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप में कुछ दी है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। बताओ अभी अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, सॉरी इनटू द प्लेन लेट्स से दी हुई है, मतलब कुछ इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड दी है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। वी मैक्स में बताएं क्या हो जाएगी फिर वैल्यू, एफ कितना होगा, mg sin थीटा। एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू आर इक्वलेंट तो आ रही है, और कुछ बदलेगा क्या, डन। और v कितना हो जाएगा, वी मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, B square L square by RM। टू टी। क्लियर। तो मुझे लगता है अभी समझ में आ गया आपको, कोई इसमें डाउट नहीं है। डन क्लियर, क्योंकि इस पे हमें पता है कांस्टेंट फोर्स क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। बट इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में एम जी साइन थीटा लग रहा है, बट क्या चीज बदल गई है। हम जो B। बी लिया करते थे वो क्या लिया करते थे, इनटू द प्लेन लेते थे ना, बी इनटू द प्लेन। तो इस प्लेन का इनटू मतलब कौन सा होगा डायरेक्शन बी का, ये वाला बी। जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, कौन सा बी गिवन है, ये। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बताएं, अगर ये थीटा होता है तो ये थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हाँ। आएगा प्लेन में बी साइन थीटा, जिसका हमें कुछ काम नहीं है। डन। हमें कौन सा थीटा का काम होगा, ये कितना है, बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर दो दो चीजें बदलने वाली हैं। समझ आ रहा है सबको क्या, यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा, एम जी साइन साइन। थीटा, और यहाँ पे बी जो हम यूज करते हैं फॉर्मूले में वो खुद क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। समझ आया यार सबको। तो बताओ वी मैक्स कितना हो जाएगा, एफ क्या होगा, एम जी साइन थीटा, और बी स्क्वायर में क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया। बाकी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के इधर उधर पूछ सकता है वो। तो चलो यार सही, सच में बताओ सबको क्लियर समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से। हाँ हाँ सर। ओके गुड। सेम चीज कैपेसिटर के साथ भी कर सकता है, सिमिलर चीजें डिस्कस करने का उतना कुछ पॉइंट नहीं है। चलो एक फिर भी लिख देते हैं, एक क्वेश्चन कर देते हैं। सेम जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वैसे कुछ भी कैपेसिटर के साथ भी हो सकता है। तो देखें, चले बताए तो इस केस में v क्या आ जाता है, याद दिलाएं, v आएगा a इंटू टी।
क्लियर। और ये क्या आ जाएगा? F4 upon B F square L square. plus एफ आर नहीं, F upon हाँ वो F upon CB square L square. सॉरी, plus CB square. ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ क्या बदल जाएगा, वेयर एफ मतलब क्या है, mg mg. ठीक। तो अकॉर्डिंगली एम जी और बी लोग बदलते रहेंगे एज पर द क्वेश्चन, एम जी और बी ये सब बदल जाएगा। डन। तो पक्का ये सेक्शन सबको समझ आ गया ना आज का? हाँ चले, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आज का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म है क्या, कि अभी तक आप क्या जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का क्या तरीका है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक कैसे जनरेट करते थे, चार्ज। हाँ ये एक नया तरीका है, ये एक नया एकदम अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का तरीका है। सोचो ये रूम है, ये रूम की दो वॉल्स हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगे, वेरिएबल हो जाए, तो यहाँ पर सडनली क्या जनरेट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब ये बताओ, अगर मैंने एक यहाँ पे चार्ज रख दिया है रेस्ट पे क्यू, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई फोर्स लगेगा? अगर नहीं मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है कुछ फिक्स, और ये रेस्ट पर है, तो क्या कोई फोर्स लगेगा? क्या नहीं, क्योंकि क्यू वी बी से क्या होगा, जीरो। बट अगर बी को आपने वेरिएबल डाल दिया, तो वहां पर एक क्या आ जाएगी, ई। और अगर ई आ गई तो आप समझ गए एक नया फोर्स लगेगा, क्या, क्यू ई। q क्यू ई। तो इसका मतलब यहां से थ्योरी थोड़ी सी रिलेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ में, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे रिलेटेड है, कैसे वैक्यूम में ईएम वेव जनरेट होती हैं। उसका रीजन क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट कर सकती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकती है। क्लियर। तो अब इसका हम स्टडी करेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये क्या है, किस टाइप की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूजफुल क्या है, मतलब किस उसमें यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कब जनरेट होती है। ओके, तो हमें ये पता चला कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और एक टर्म आता है, इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो चार्ज के थ्रू जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव।
समझ रहे हो? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो एक नॉन कंजर्वेटिव होगी। कोई बताएगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस है? अरे फोर्सेस में बहुत बताया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव बताएं। कंजर्वेटिव पाथ इंडिपेंडेंट होता है और नॉन कंजर्वेटिव पाथ टेकन पर डिपेंडेंट होता है। ओके वेरी गुड। और एक बेसिक डेफिनेशन क्या है? सर कंजर्वेटिव में एनर्जी लॉस नहीं होती पर नॉन कंजर्वेटिव में होती है। वेरी गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी लॉस हो सकती है, बट कंजर्वेटिव में लॉस नहीं होती। अगर एक पाथ से गया तो दूसरे पाथ से वो रिटर्न हो जाएगी। तो बेसिकली ये एनर्जी लॉस कराने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। सो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 ये तो आपको समझना चाहिए। फर्स्ट, it always forms closed loop. It always forms closed loop. Clear? And its direction is perpendicular to the magnetic field. To the magnetic field. ओके तो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्शन प्रॉपर बना के, बट ये चीज थोड़ा ध्यान देना है कि हमेशा क्या बनाने वाली, क्लोज लूप। अच्छा बताओ, जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कभी क्लोज लूप बना सकती थी क्या? नहीं। नहीं, याद रखना यार, वो कभी वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती थी। डन। और ये तो उल्टा क्या बना रही है, पूरा क्लोज लूप बनाएगी, कंजर्वेटिव टाइप की है। क्लियर? ये तो लिख ही लेते हैं, ये पहले ये पॉइंट लिख ही लेते हैं, याद रखें प्रॉपर्टी ही है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ओके। फिर थर्ड, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो आपको एक चीज याद है, मैंने बताई थी पोटेंशियल एनर्जी किनके लिए डिफाइन होती है? हाँ। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किनके लिए डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस के लिए। क्लियर? तो मतलब इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम किसकी बात नहीं करेंगे, पोटेंशियल की। क्लियर? हाँ। पोटेंशियल is not defined for these type of fields. These type of fields. ओके और इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे बताएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकती है ना। अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ये कैसे चेक करेंगे, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि सर्कुलर लूप बनाएगी तो दो ही चीज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो देखें, इट्स डायरेक्शन at any point is the tangent to the loop at that point. Clear? एंड और जो एग्जैक्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसे देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे यूजिंग लेंज लॉ। एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेचर is found using Lenz law. Using Lenz
लॉ। कोई बताएगा लेंज लॉ क्या था? ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई बताएगा लेंज लॉ क्या था? सर वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे नहीं, मतलब कॉज को अपोज करता है। हाँ वही, थोड़ा सा उसे स्टेटमेंट वाइज बोले। अच्छा, लेंज लॉ किसके लिए गिवन है, किस चीज के लिए बताया लेंज ने? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब टारगेट क्या था, टारगेट क्या था, क्या फाइंड करना चाह रहा था वो? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। क्या करते हो हाँ, तुम लोग, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। लेंज लॉ किस चीज के लिए था? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो क्या था, आप स्टेटमेंट बताएं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट Opposes opposes the cause creating it। क्लियर? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर मुझे लेंज लॉ से लगाना है तो यही होना चाहिए कि कॉज अपोजिंग इट। तो ये मैंने बना दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग होगी, ठीक है, बहुत कितने भी सर्कल्स हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, दैट इट विल अपोज द कॉज क्रिएटिंग इट। तो चलो, कॉज क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रही है, व्हाट इज द कॉज? Variable magnetic field. वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। कॉज फॉर ई इज वेरिएबल बी, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। तो सोचो अगर इस क्वेश्चन में मैं दे दूं इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव, मतलब बी क्या हो रहा है, इंक्रीज। Increase. इंक्रीज कर रहा है। तो बताओ किस तरफ होगी अब, इसका मतलब इंड्यूस्ड ई क्या करेगी? Oppose. डिक्रीज। हाँ, Decrease. इंड्यूस्ड ई विल डिक्रीज बी। अब बी को डिक्रीज करने के लिए ये डाउनवर्ड है, तो किस तरफ आना चाहिए, ई। ई किस तरफ अपवर्ड। Upward. से जनरेटेड बी। अगर हमें डिक्रीज करना है बी को तो इंड्यूस्ड बी किस तरफ होना चाहिए, अपवर्ड ना। तो इसका हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। And यार देखो यार, मैं सिमिलर चीज फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ईएमआई के फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा यही एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इसका मतलब राइट हैंड रूल से क्या बता सकते हैं कि हमें अगर डिक्रीज कराना है बी को तो हमारी बी होनी चाहिए अपवर्ड। क्लियर? सो बी ड्यू टू ई इज अपवर्ड। क्लियर? तो इसका मतलब ई किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें, ये जो पूरा हमने डिस्कशन किया? तो इसका मतलब ई किस तरीके से है, ई एंटी क्लॉकवाइज है, समझ आया सबको? तो अगर मैंने यहाँ पे पूछा तो ई किस तरफ होगी, इस तरफ। यहाँ पे पूछा तो इस तरफ। यहाँ पे पूछा तो इस तरफ। यहाँ पे पूछा तो इस तरफ। समझ आया क्या? हाँ, पक्का सबको समझ आया कि कैसे ई दिखेगी किसी एक पॉइंट पर? हाँ. हाँ। वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम डायरेक्शन डिस्कस करना चाहते हैं। चलो सेकंड केस में देखें, इफ dp बाई dt क्या है, नेगेटिव है, मतलब बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ई विल ट्राई टू इंक्रीज बी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब
बी ड्यू टू ई किस तरफ होनी चाहिए? Down. डाउन। या सो बी ड्यू टू ई क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब अगर वो डाउनवर्ड है तो इसका मतलब राइट हैंड रूल से क्या आ जाएगा? राइट हैंड रूल से आ जाएगा कि ई किस तरफ होना चाहिए? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो मुझे लगता है डायरेक्शन सबको समझ आ गई है, डायरेक्शन में कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ई कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। डन। और किसी पॉइंट पे अगर चाहिए, लेट्स से यहाँ पर पूछा है तो टेंजेंट बना दो, यहाँ पर पूछा है टेंजेंट बना दो, टेंजेंट का एरो बस ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा है एरो बना दो। समझ आया क्या सबको? हाँ। किसी को कोई डाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में? नहीं. नहीं। ओके गुड। अब फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं देखें। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि ई हमें निकालना है तो हम किस चीज को कॉमन ले सकते हैं? देखो, अच्छा पोटेंशियल इसके लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल सॉल्विंग तो कर ही सकते हैं ना। पोटेंशियल मतलब क्या था? ईएमएफ। ईएमएफ ईएमएफ कैसे निकालते हैं बताइए? ईएमएफ कैसे निकालते हैं? VBL. हाँ, वीबीएल कंडक्टर मूव हो रहा है क्या? बेसिक फॉर्मूला जो d5/dt. माइनस डी फाइव बाई डी टी। और अच्छी बात यह है कि इस बार एरिया वही रहेगा, कौन इंटीग्रेट में बी रह जाएगा? बी, क्योंकि बी वेरिएबल है ना। हाँ. ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसे मैं बाद में आगे कंटिन्यू करूंगा। एक तरीका है पोटेंशियल निकालने का ये। एक तरीका आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं पोटेंशियल से, या पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से? वी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद है किसी को? ई इंटू डी। ई इंटू डी आर, वेरी गुड। ई डॉट डी आर वेक्टर, बहुत ही अच्छे। पक्का ये सबको याद आ रहा है पोटेंशियल लिखने का? तो ये ईएमआई के चैप्टर में है। ये किस चैप्टर में है? ईएमआई में। और ये किस चैप्टर से फॉर्मूला पिक किया हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ओके, तो दोनों फॉर्मूले को हम रिलेट कर सकते हैं कि यार पोटेंशियल चाहे आप इस तरह लिख दो या फिर इस तरह लिख दो, सेम बात है। तो इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो भाई, फॉर्मूला मिल गया हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या मिल गया? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी। कोई डाउट किसी को? तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी एल, मतलब मान लो लेंथ पे निकाल रहे हो, डी आर पे निकाल रहे हो, जो भी मन करे आपका। ठीक है, सो ई डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। पक्का सबको डाउट ओके है? और एरिया अगर कांस्टेंट है, एरिया अगर कांस्टेंट है तो मैंने बताया एरिया को रख देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? बी को। समझ आया? तो डी फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हैं और उसको एरिया इंटू डी बी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला सबको समझ आ गया? हाँ सर। चले, तो कुछ जगहों पे डीएल वेक्टर जो है निकालना हमें बहुत ही इजी रहता है, तो हम ऐसा ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही केस देखते हैं जिसमें ये चीज़ें थोड़ी सी इजी हो। क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिलेंडर। ठीक है, सो लेट्स से इंड्यूस्ड
ओके, सो एक सेटअप हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से एक सिलेंड्रिकल रीजन हमने कंबाइन कर लिया और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है और करंट कैसे जनरेट हो रही है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे और चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होने वाली है। सो लेट्स से हमने ये पैक कर दिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया और इसके अंदर अब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया B और वो B हम किसी भी तरीके से चेंज कराएंगे। तो लेट्स से कुछ मान लेते हैं कि लेट्स से फॉर दिस गिवन सेटअप लेट्स से if or let's say when dB by dt is not zero, clear, or let's say it is a positive constant, मतलब क्या हो रहा है, B इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, लेट्स से इसकी वैल्यू दे देते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से dB by dt को हमने क्या लिख दिया है, कुछ अल्फा लिख दिया। ओके, ये गिवन है dB by dt। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट है इनसाइड पॉइंट, लेट्स हमें कहीं इनसाइड पॉइंट पे चाहिए हमें। तो लेट इसकी मान लेते हैं रेडियस, कुछ इस सिलेंडर की रेडियस है लेट्स से कुछ कैपिटल R। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनसाइड किसी रेडियस R, यहाँ पर कहाँ पर चाहिए, R डिस्टेंस पे चाहिए। तो हमें पता है कैसी होगी, सर्कुलर नेचर में होगी। हाँ, अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। तो पैटर्न क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर और E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अभी जस्ट समझाया, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर क्या आएगा, E तो थ्रू आउट सेम है, सिर्फ इंटीग्रल किसका आएगा, डी एल का आएगा, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी में क्या होगा, डी बाई डी टी, एरिया इंटू क्या होगा, बी। एरिया होगा क्या, नहीं एरिया तो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो E इंटू डी एल वैक्टर क्या है, 2 पाई आर। हम कहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, 2 पाई आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे। बट मैग्नेटिक फ्लक्स हमें जो देखना होगा वो भी तो हमें इसी एरिया पे देखना होगा ना, जिस एरिया को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम ये एरिया सॉल्व कर रहे हैं तो फ्लक्स भी तो हमें इसी एरिया पे देखना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटू डी बी बाई डी टी। और इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, इस एरिया को, ये 2 पाई आर रहेगा, इस एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है देखो वो क्या आ जाएगा, पाई और आर कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2r, मतलब r/2 इंटू डी बी बाई डी टी। और डी बी बाई डी टी की वैल्यू आपको दे देगा जो भी होगी। लेट्स से अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए क्या दिखा, कुछ अल्फा मान लिया था, आप कांस्टेंट भी मान सकते हो कुछ भी। तो इनसाइड किसी डिस्टेंस r पर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो बताओ ये क्या दिख रही है, प्रोपोर्शनल टू r दिख रही है ना, E प्रोपोर्शनल टू r दिख रहा है। क्लियर है सबको, मतलब आप जब सेंटर से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, बढ़ती जाएगी। समझ आया सबको, अच्छा हाँ सर। गुड। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 आउटसाइड पॉइंट। मतलब लेट्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है। तो फिर इस तरीके का लूप लेना पड़ेगा। डन। अब इस बार आर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ आया सबको, तो ये देख हाँ, लेते, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ई तो रहेगा ही और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 2 पाई आर, आर अब बाहर है, क्लियर, इज इक्वल टू ए इंटू डी बी बाई डी टी। बट आप मुझे ये बताओ कि अब ये एरिया क्या लेंगे, ये एरिया है वो जहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स तो क्या बाहर तक चेंज हो रहा है क्या,
नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? Cylinder area. fires. Because flux is changing only inside the cylinder, because flux is changing inside only. अच्छा, तो इसका मतलब देखो यहाँ से ई का क्या आ गया रिलेशन, ई का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी। क्लियर? उस डी बी बाई डी टी को कुछ एक कांस्टेंट मान सकते हैं, मैंने बताया कि लग से हमने कुछ अल्फा मान लिया है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बताओ यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? 1/r। 1/r। तो मुझे लगता है अभी सब लोग कन्विंस होंगे कि अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई कैसा होगा। और ये है हमारा आर। तो जब तक कि सिलेंडर की रेडियस आर जो है आर के इक्वल नहीं हो जाती, क्या सिचुएशन होगी? कंटिन्यूअसली Increasing. इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ये। और जैसे यहाँ पर पहुंच जाएंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा और यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू 1/r है। किसी को कोई डाउट इसमें अब? सर, हाँ, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो सकते हैं क्या? मतलब एक डायरेक्शन के अपोजिट वाले। नहीं, क्योंकि चेंज के अकॉर्डिंग है ना। तो आप अगर साइनोसॉइडल चेंज ले आओ तो फिर बदल जाएगा ना। आप तुरंत तुरंत चेंज करोगे तो तुरंत तुरंत ही भी वेरिएबल आएगा। लेकिन अगर हम हाँ हाँ। पैटर्न पे वेरी करेंगे, पॉजिटिव वेरी करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आएगी। जब तक आप बी इंक्रीज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग क्लॉकवाइज रहेगी, डिक्रीज कर दोगे तो बदल जाएगी। समझ आया? हाँ हाँ। इस जब भी ऐसा होगा तो करंट कुछ लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे होगी, जब भी ये वाला होगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। समझ आया? हाँ ओके। तो मुझे लगता है डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ गया, दोनों फार्मूले याद रख सकते हो आप लोग। अब बात आती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैं बता चुका था, टेंजेंशियल होगी। ठीक है, तो चले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें एक एग्जांपल।
चलिए बताए पॉइंट r/2 कमा r/2, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम सेंटर? सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? r चाहिए ना हमें, r वो क्या होगी रूट ऑफ r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस R कितनी by है? root 2. r/√2। बताओ r/√2 इनसाइड है आउटसाइड है? इट इज Inside. ना, इट इज इनसाइड पॉइंट। तो बताओ इनसाइड पॉइंट के लिए यही क्या आता है? r/2 into d5/dt. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो r/2 इंटू dB/dt, नॉट d5, सो dB/dt। सो r कितना है? r/√2, क्लियर, और ये 2 इंटू dB/dt, ठीक है। या इसको साइड में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं भी कर दूंगा, पहले निकाल लेते हैं। चले पॉइंट बी देख लेते हैं, r कॉम r, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी हो जाएगी? R root 2. यस, तो ये क्या है? आउटसाइड है, r कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब r√2। तो ये किधर पॉइंट है? ये इट इज आउटसाइड, इट इज आउटसाइड। आउटसाइड के लिए बताए क्या लिखेंगे? ई r² by 2r into dB/dt. r² by 2r इंटू dB/dt। तो इसका मतलब ये हो जाएगा r²/2, r का स्क्वायर करेंगे, सो r√2 का स्क्वायर करना है हमें इंटू dB/dt। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r स्क्वायर हो जाएगा r, हाँ r√2 का सॉरी स्क्वायर क्यों होगा? नहीं होगा, माय मिस्टेक। सो ये हुआ r√2, तो नीचे क्या बचेगा? 2√2 r और dB/dt को अल्फा, ठीक है। तो अभी यहाँ से EA/EB निकाल सकते थे, बट मैं बता रहा हूँ EA/EB अगर आपको पता है कि एक इनसाइड है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, इनसाइड है सो E प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R। आउटसाइड है तो क्या लिख सकते हैं? E One प्रोपोर्शनल टू by 1/r। तो EA/EB तो वैसे ही लिख सकते थे, क्लियर, मान लेते हैं RA और ये हो गया RB। सो देन EA/EB क्या हो जाता? r, yeah. EA मतलब RA और EB मतलब 1/RB। तो RB तो ऊपर आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? RA इंटू RB, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ अमाउंट लिखना है, ऐसा r/2 टाइप नहीं लिखना है, ओके। तो इसका मतलब जो फैक्टर था यहाँ कितना आ रहा था? 1/√2, क्लियर। पहला क्या था? 1/√2, दूसरा कितना था? √2। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1. 1। आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते थे, रेशियो क्या आता? 1। क्यों? इसे थोड़ा सा लिख दो, r/2√2 इंटू अल्फा, डन, हाँ. ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते थे। अच्छा, एक चीज याद रखो कि ये मैंने सिर्फ नंबर्स लिए हैं, आर के साथ नहीं लिया कि आर स्क्वायर कर दोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आता है ना इसमें, सो वो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये लिखना चाहिए प्रोपोर्शनल टू r² बाई आर, तो फिर वो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डन। हाँ. थोड़ा सा टेक्निकल लिख देना, r² या r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यार एग्जांपल समझ आया वैल्यू से रिलेटेड, जिसमें हमने अमाउंट के बारे में पूरी बात की है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है। चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखें, हमसे क्या पूछ रहा है इस बार, पूरा वेक्टर पूछ रहा है। थॉट सबको समझ आया? तो वेक्टर मतलब क्या है, पहले अमाउंट निकालनी है और सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना है। किसी को कोई डाउट? तो अमाउंट तो आप निकालना जानते हैं, अमाउंट हम निकाल लेंगे तुरंत। चलो जल्दी से बताएं, 2r का r कहाँ है, बाहर है या अंदर है? ये होगा ना 2r का r। बाहर। हाँ, 2r का r यहाँ पर होगा। अच्छा, b अंदर बढ़ रहा था, तो डायरेक्शन क्या होगी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। b बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो हमें बाहर की तरफ चाहिए, मतलब e क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि यहाँ पर अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कैसी होगी, इस तरीके से होगी ना हमेशा। कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा, टेंजेंट इज सॉरी E is along tangent, clear, and tangent is perpendicular to radial position। सबको क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, तो पहले तो E की वैल्यू निकाल लेंगे। चले E की वैल्यू बताया मैं, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड बताएं, आउटसाइड है पॉइंट, क्या है फॉर्मूला? ओके, सो dB by dt लेट्स से अल्फा गिवन था, तो r स्क्वायर अपॉन 2, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, हाँ। तो 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी को लिख दिया अल्फा, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये r स्क्वायर 2√5 और एक r कैन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा क्या, r बाई 2√5 इंटू अल्फा। कोई डाउट मैग्नीट्यूड में? नहीं। मैग्नीट्यूड में किसी को कोई डाउट नहीं? अब बताओ यार, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर का कैप ये कैसे निकालेंगे? तो मैंने एरोज बना दिए हैं, आप लोग बताओ, इस एरोज में देख के बताओ कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। आपको ये वेक्टर निकालना है, ये टेंजेंट वाला, कैसे निकाल सकते हैं, देखें, ये थीटा है, समझ रहे हो? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। मतलब ये होगा थीटा। थीटा। तो अभी आ गई ना डायरेक्शन, समझ में आ गया सबको? डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखें, क्या, कॉस थीटा जे कैप, और दूसरा कंपोनेंट किस तरफ है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बताओ किसे नहीं समझ में आई है? ये आ गया यार सबको समझ में? हाँ सर। तो इसके डायरेक्शंस हम देख लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर, एक वेक्टर हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये, यही दो वेक्टर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैप डायरेक्शन देंगे। अब बताओ ये थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थीटा इस ट्रायंगल का एंगल है ना, सो वेयर tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है r और बेस कितना है 2r, मतलब tan थीटा कितना है 1/2। और ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, इसे 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे, इसे थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √5। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√5 और tan थीटा 2/√5। तो भाई क्लियर है ना ई कैप की डायरेक्शन? देखो ई कैप की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, हाँ, माइनस, मतलब 1/√5 कॉमन ले लो, 1/√5 कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्लियर है सबको? सबको ये समझ में आ गया यार?
तो देखो ई हाँ। वेक्टर क्या दिखेगा, ई वेक्टर इज नथिंग बट ई मैग्नीट्यूड इंटू ई कैप। मैग्नीट्यूड कितना था, r/2√5 इंटू अल्फा, और डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन है 1/√5 इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। समझ आ गया सबको? तो मुझे लगता है अभी क्लियर है। ई वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, r/10 इंटू अल्फा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। किसी को कोई डाउट इसमें, बताएं? नहीं सर। ओके, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, -r, r/2। तो सेकंड वाला केस जस्ट मैं ड्रॉ करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ, -r, r/2 दिखेगा कैसा कैसा दिखना चाहिए। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ उसे, सिर्फ आप लोग देख लें। इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा -r, r/2? ये r हुआ, ये r/2 हुआ, होपफुली बाहर आ रहा है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था पॉइंट, इनसाइड था, तो √r² प्लस r/2² बाहर ही आएगा, आउटसाइड ही आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। बस मैं पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी टेंजेंट कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ये होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैप, और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, पोजीशन वाले के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? आप यहाँ हाँ। से थीटा निकाल के सारी चीजें कॉस और प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? हाँ ओके, तो सेकंड पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में बता दी। तो आज हमने दो चीजें नई सीखी हैं, सबको दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और ये, ठीक है। तो ईएमआई का ये मानो 50% पार्ट हमारा खत्म, जो भी मोशन कंडक्टर से रिलेटेड था। इसका नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो नया टॉपिक पढ़ाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या? सेल्फ इंडक्शन। और जो टेस्ट का सिलेबस होगा वो पूरा सेल्फ इंडक्शन तक ही रहेगा, मतलब लेक्चर नंबर 5 तक रहेगा, ठीक है। हाँ। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. या बाय बाय।